जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस हेडलाइन से। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर ने वाराणसी में अपने स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटिंग लैब का अनावरण किया है। बता दें कि इसके जरिए हमारे सैनिक जो इनके विजनरी आइडियाज हैं उनको वास्तविकता में बदलने में ये लैब उन्हें सशक्त बनाएगी। इसके जरिए उनकी तकनीकी विशेषज्ञता को भी निखारा जाएगा। कुलगाम से एक दुखद घटना आ रही है। दरअसल कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी हमले में घायल पूर्व सैनिक की मौत हो गई है। उनकी पत्नी और बेटी का इलाज चल रहा है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी डीआरडीओ और इसरो के साथ मिलकर एक कंटिन्यूअस ट्राइसोनिक विंड टनल फैसिलिटी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। डीआरडीओ अब उन कुछ देशों में से एक हो गया है जिसने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट मिसाइलों के लिए एंडोथर्मिक फ्यूल को विकसित किया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी अब अपने हैप्स जो कि हाई एल्टीट्यूड क्रूज सैटेलाइट है उसके फुल स्केल प्रोटोटाइप का पहली फ्लाइट इस साल के अंत में कर लेगी। तुर्की ने ब्लैक सी में तीसरी बार अपनी टाइफून शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई गई है। टाइफून मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से काम करती है जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। रॉयल भूटान आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं, जहां पर उन्होंने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ भी मुलाकात की है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके Su-57 फाइटर जेट को जल्द ही किंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया वर्जन मिलने वाला है। अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि भारत को 2029 से 31 MQ-9B ड्रोन्स मिलने लगेंगे। भारतीय नौसेना अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं ऑपरेट करेगी, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से ही वो काम चलाएगी। यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ही भविष्य में इंडियन नेवी के पास रहेंगे। जो दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा वो INS विक्रमादित्य की जगह लेगा। हालांकि इससे पहले ये योजना थी कि इंडियन नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, जिसमें से 2 ऑपरेशनल रहेंगे और एक सर्विसिंग पर रहेगा। यानी कि हर समय दोनों मोर्चों पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात रहने थे। हालांकि भारत सरकार चाहती है कि भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बजाय पनडुब्बियों पर अधिक ध्यान दिया जाए। फ्रांस की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल फ्रांस अब अपने डिफेंस बजट को दोगुना करेगा। भारतीय सेना अब चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने धराशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डिप्लॉय करेगी, जो कि एक नया ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑब्लिक जैमिंग सिस्टम है। ये दुश्मनों के कई अवाक्स, फाइटर जेट्स और सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ साथ एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को जैम कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। भारतीय सेना अब भविष्य की तैयारियां कर रही है। दरअसल अब खबरें ये आ रही है कि भारतीय सेना ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए खास तौर पर अब ऐसे ड्रोन शामिल होंगे जो कि ISR भूमिकाएं निभाएंगे। भारतीय सेना अब ऐसे ड्रोन्स को शामिल करने वाली है जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट हो पाएंगे और 24 घंटे से अधिक का इनका इंड्योरेंस टाइम होगा। और इस तरीके के ड्रोन्स को स्वदेशी और विदेशी दोनों तरीके के सहयोग के माध्यम से तैयार किया जाएगा। यानी कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल अनमैन एरियल व्हीकल और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन फ्लीट को मजबूत करना चाहती है। दरअसल ये ड्रोन 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ेंगे। मतलब साफ है कि ये दुश्मन के रडार पर इतनी आसानी से नहीं आएंगे। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास 200 इस तरीके के 2000 से ज्यादा ड्रोन है। भारत को इस साल के अंत तक रशिया की तरफ से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा और ये पूरी 5 स्क्वाड्रन अगले साल तक कंप्लीट हो जाएंगी। अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स की तरफ से कहा गया है कि वो अपने MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को जल्द ही रिप्लेस करेगी, जो कि भारतीय नौसेना के पास था और पिछले साल सितंबर 2024 में वो बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी अब डेक बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को डिप्लॉय करने की योजना बना रही है, जिसके लिए अब एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड को वो रिलीज करेगी। दरअसल दोस्तों ये जो ड्रोन होगा वो 13 टन के घातक UCAV प्लेटफॉर्म पर ही आधारित होगा, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कैरियर बेस्ड UCAV के लिए कई तरीके के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, इसीलिए इसमें भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, वो भी खास तौर से कैरियर लैंडिंग्स के लिए, और जिसमें कि हो सकता है कि इसका जो वजन है वो 14 टन तक हो सकता है। और इसको इंडियन नेवी आने वाले जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर डिप्लॉय करेगी। इसीलिए जो दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो इन सब बातों को भी कंसीडर करेगा। दरअसल भारतीय नौसेना UCAV और जो मिडिल क्लास के UAV हैं उन्हें अधिक संख्या में डिप्लॉय करने की योजना बना रही है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से, ताकि इनका इस्तेमाल डीप स्ट्राइक सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किया जा सके, वो भी अपने सी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत भी अब यूरोपियन कंट्रीज की तरह अपने AMCA प्रोग्राम को एक ग्लोबल स्टेज प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें कि इस फाइटर जेट प्रोग्राम में जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जब इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट आयोजित होगी उसके बाद इस कदम को उठाया जाएगा।
ताकि भारत इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट रेडी भी कर सके। और एक बार दोस्तों ये जो इनिशियल प्रोटोटाइप होगा एमका का वो अपना सफलतापूर्वक उड़ान भरता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन भी होने वाली है, क्योंकि करीबन 6 देश हैं जो कि भारत के इस एमका प्रोग्राम पर काफी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और वो चाहते भी है कि वो इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीदे। लेट्स सी क्या होता है आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय डिफेंस बजट स्टेटमेंट में ये बात कंफर्म हो गई है कि जो कैपिटल आउटले होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग को क्लियरेंस दी जाएगी, जैसे कि टेडबीएफ एंड घातक अनमैन एंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए। वहीं दोस्तों जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने घातक प्रोटोटाइप के लिए फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ जो टेडबीएफ प्रोग्राम है उसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो इस साल के अंत में कंक्लूड हो जाएगा। और वहीं दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय है वो इस बात के लिए भी एग्री हो गया है कि भारतीय नौसेना 80 टेडबीएफ एयरक्राफ्ट को शामिल करेगी। हालांकि ये संख्या कम हो गई है, पहले ये जो संख्या थी टेडबीएफ की वो 140 यूनिट्स तक थी। हाल ही में दोस्तों इंडिया टीवी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जो कि काफी वायरल भी हुआ, वो था गाइडेड पिनाका का। दरअसल ये जो नया वीडियो दिखाया गया है पिनाका का उसमें एक चीज क्लियर दिख रही है कि अब इस गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं, खास करके इसमें मिड एयर कोर्स करेक्शन किया गया है जो कि खास तौर पर काफी फायदेमंद होता है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए। और इस तरीके की फैसिलिटी न केवल पहाड़ी इलाकों में इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है बल्कि आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण टेक्टिकल फायदा भी देती है। वीडियो में गाइडेड पिनाका एक ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधा से बचने के लिए अपने फ्लाइट पाथ को बदल देता है, जो कि पहाड़ी और जटिल इलाकों को नेविगेट करने की इसकी क्षमता को बताता है। ये क्षमता हिमालय जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है जहां भारत अक्सर अपनी उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभियान चलाता है। आखिरकार दोस्तों भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिसमें कुछ खबरें सामने आई हैं कि भारत अब ईस्टर्न बॉर्डर्स पर MRSAM को बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर रहा है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जरूर चाइना एक बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि MRSAM दोस्तों काफी घातक सिस्टम है जिसे कि भारत ने इजराइल के साथ मिलकर तैयार किया है और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस तरीके की डिप्लॉयमेंट ऐसे वक्त पर हो रही है जब LAC पर तनाव अभी भी बना हुआ है, खास करके लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। MRSAM को दोस्तों अभ्र के नाम से जाना जाता है। ये दुश्मनों के फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को खत्म कर सकती है। और लद्दाख जैसे एरिया में इन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने का मतलब यह है कि भारत किसी भी तरीके के हवाई खतरों से निपट सकता है। और इसी के साथ साथ भारतीय सेना ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। कारण साफ है कि सामने चाइना है और इन क्षेत्रों में MRSAM का डिप्लॉयमेंट जिसका एम यानी कि उद्देश्य एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क बनाना है जो कि किसी भी हवाई घुसपैठ का आसानी से मुकाबला कर सके। और सिक्किम में जो MRSAM यूनिटें डिप्लॉय की गई हैं वो वहाँ के बुनियादी ढांचे और जो हमारे सैन्य प्रतिष्ठान है उनको कवर करेंगी। तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर है। और आप समझिए दोस्तों अब जो विचार देखा गया है किस तरीके से MRSAM की संख्या बढ़ाई जा रही है, डिप्लॉयमेंट उनके अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में की जा रही है, तो चीजें गंभीरता से लेने की बात है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय स्टार्टअप लगातार कुछ न कुछ इनोवेट कर रहे हैं जिससे कि हमारी आर्म फोर्सेस डेफिनेटली मजबूत हो रही हैं। मुंबई की एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम एयर रिकॉन है। उन्होंने एक क्विक रिलीज सिस्टम तैयार किया है UAV और GCS के लिए। ये गेम चेंजिंग सिस्टम होने वाला है दोस्तों, और इस टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड इशू प्लेट कैरियर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि हमारे सैनिकों की तेजी से डिप्लॉयमेंट हो सकती है और वो तेजी से अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर सकती है। इससे हमारे सैनिकों की जो मोबिलिटी है वो भी काफी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको हैवी बैग्स जो होते हैं वो दिक्कतें दे सकते हैं। ऐसे में आपको फटाफट से सेटअप और वहां से निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में ये जो क्विक रिलीज मैकेनिज्म है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि ड्रोन को एक पल की सूचना पर तैनात किया जा सकता है, जिससे कि सेटअप का जो टाइम है उसमें भी कमी आती है। और ये संवेदनशील ऑपरेशंस के लिए काफी फायदेमंद होते हैं जहां पर हर सेकंड मायने रखता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भले ही दोस्तों रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट की काफी तारीफें कर ले, वो इसे हर बार अमेरिकी F-35 से सुपीरियर बता रहा है, लेकिन दोस्तों वो बोल भी इसलिए रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भारत के पास तो इस वक्त मजबूरी है, दूसरी तरफ टेंशन भी है, क्योंकि दोनों ही जो हमारे धूर्त पड़ोसी मुल्क हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान की स्पेशली बात कर रहा हूँ, चाइना तो कर ही रहा है। लेकिन दोस्तों रशिया ने जिस तरीके से इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाया है अपने Su-57 को, उसकी पोल हाल ही में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने खोली है। दरअसल जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि भैया Su-57 एक तो इनकी संख्या भी काफ़ी कम है, किसी बड़े युद्ध में इनका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ऐसे में अमेरिकी F-35 की बात अलग है, वो तो ऑलरेडी कई ऑपरेशंस कर चुका है। रशिया दावा करता है कि Su-57 दुश्मन के रडार में नहीं आता। इसकी 20 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग है और रेंज है 5500 किलोमीटर की, और यह हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जा सकता है। इसके अलावा Su-57 6 रडार सिस्टम से भी लैस है।
ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी डिफेंस एक्सपर्ट्स इन दावों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि SU-57 अमेरिका के F-35 जैसा मॉडर्न नहीं है। इसके अलावा SU-57 असल में पिछली पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन F-35 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके इंजन भी ओपनली है, यानी कि खुले हुए हैं, जो बताता है कि रशियन विमान टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलावा चाइना से भी पीछे हो गई है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। फोर्ब्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, जो कि अक्सर रैंकिंग्स को शो करती है, और इस बार इन लोगों का दोगलापन ऐसा देखने को मिला कि इन्होंने भारत को शक्तिशाली देशों के रैंकिंग से ही बाहर कर दिया, जो कि एक सोची समझी चाल है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किस आधार पर इन लोगों ने हमारी रैंकिंग को पीछे किया है। और इन्होंने जो 2025 में टॉप शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है, उसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, यूके, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और इजराइल को शामिल किया है। ऐसे में सवाल तो उठने खड़े होते हैं इन लोगों के ऊपर कि भैया आपकी क्या रिसर्च है, किस तरीके से आप भारत को पीछे रख सकते हो। भारत जिसकी चौथी सबसे बड़ी सेना है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भी रैंकिंग में कोई जगह नहीं, इसीलिए आप फोर्ब्स पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।